जल्दी से इस गेट के पीछे आ जाइए, जल्दी, वरना वो कुत्ते आपको काट लेंगे। बहू जल्दी से ये गेट बंद कर। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए, वरना कुत्ते तो हमें काट ही लेते। सुबह सुबह 4 बजे सब्जी बेचना इतना भी आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। लेकिन बहू सब्जी तो बेचनी ही होगी, वो भी सुबह सुबह 4 बजे, वरना हम लोग पैसे कैसे जोड़ पाएंगे। चलते हैं, वो कुत्ते भी चले गए हैं। दोनों सास बहू इधर उधर देखती हैं और अपना सब्जी का ठेला लेकर सुबह 4 बजे हल्के हल्के अंधेरे में सब्जी बेचने के लिए निकल जाती हैं। आखिरकार साक्षी और उसकी सास मधुबाला की ऐसी क्या मजबूरी रही थी कि उन्हें सुबह 4 बजे सब्जी बेचने जाना पड़ रहा था, और वो किस चीज के लिए पैसे जोड़ रही थी। इसको जानने के लिए इस कहानी के हमें कुछ बीते हुए भाग में चलना होगा। इस बार हमारी सारी सब्जियां ही काफी अच्छी हो गई हैं। बाजार में इसकी काफी अच्छे दाम मिलेंगे, वरना हर साल तो काफी कम दाम में ही मिलते हैं। साक्षी, इन सारी सब्जियों को ले जाकर ठेले पर रख दो, आज तो मैं बड़े वाले बाजार में लेकर जाकर बेचूंगा। विनीत सब्जियों से भरा ठेला लेकर बड़े बाजार जाता है और वहां पर सब्जियों वालों को अपनी सब्जियां बेचता है, जिसके उसे काफी कम दाम मिलते हैं। साहब, मुझे इतने कम पैसे क्यों दे रहे हैं? इस बार तो सरकार ने भी सब्जियों के दाम बढ़ाए हैं, और मेरी सब्जियां भी तो कितनी ज्यादा ताजी भी हैं। इनके तो मुझे इससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। अगर लेना है तो ये पैसे ले, वरना अपनी सब्जियां लेकर यहाँ से चलता बन। इस बाजार में तुझे इससे ज्यादा कोई भी सब्जियों के भाव नहीं देगा। विनीत जिन जिन सब्जियों वालों के पास अपनी सब्जियां लेकर जाता है, वो सब उसे आधे से भी कम दाम दे रहे थे, जिसके चलते आखिर में विनीत को आधे से भी कम दाम में ही अपनी सब्जियां बेचकर वापस आना पड़ता है। बेटा, मैं कह रही हूँ तुझे कि तू जो बाजार में सब्जियां ले जाकर बेचता है ना, उसे बंद कर दे। कितने सब्जी वाले मंडी और अलग अलग जगह पर सब्जियां बेचते हैं, तू भी उनकी तरह सब्जियां बेच। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप यूं ही बाजार में सब्जियां बेचेंगे तो आपको हमेशा सब्जियों के दाम कम ही मिलेंगे। इससे अच्छा आप माँ जी की बात मानकर मंडी और सड़कों पर घूमकर सब्जियां बेचें। विनीत ऐसे ही करता है और अगले दिन से अपनी सब्जियों से भरे ठेले को लेकर अलग अलग जगह पर सब्जियां बेचने निकल जाता है। कुछ दिन तो विनीत इसी तरह सब्जी बेचकर ठीक ठाक पैसा कमा लेता है, लेकिन एक दिन विनीत का रोड पर सब्जी बेचते हुए एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विनीत की जान तो बचती है, लेकिन विनीत काफी ज्यादा घायल हो जाता है। हमारी गलती थी कि हमने इनसे इस तरह सब्जियां बेचने को कहा। मैं आप लोगों की हालत समझता हूँ। एक्सीडेंट में विनीत की जान तो बच गई है, लेकिन इनके ऑर्गन्स पर इस एक्सीडेंट का काफी इफेक्ट पड़ा है। हमें 2 से 3 महीने में इनका ऑपरेशन करना होगा। अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद ये लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज भी हो सकते हैं। विनीत के ऑपरेशन में काफी ज्यादा खर्चा था और इतने पैसे भी उन दोनों सास बहू के पास नहीं थे। अब हम इतनी जल्दी ऑपरेशन के पैसों का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? हमारे पास तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसे हम गिरवी रख सके। हम सिर्फ सब्जियां ही बेच सकते हैं। इन सब्जियों को बेचकर ही हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन के पैसों का जुगाड़ करना होगा। हमारे पास इस काम के अलावा अब कोई और काम नहीं बचा। दोनों सास बहू अगले दिन ही अपने आंगन में ताजी हरी सब्जियां तोड़कर उन्हें ठेले पर बेचने के लिए निकल जाती हैं, जिससे वो ठीक ठाक पैसे कमा लेती हैं। लेकिन यूं सुबह से शाम तक अलग अलग जगह पर सब्जियां बेचकर भी वो लोग ऑपरेशन के लायक अभी तक पैसे नहीं जोड़ पा रही थी। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक हम थोड़े बहुत भी पैसे नहीं जोड़ पाए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। साक्षी इतना बोल ही रही होती है कि तभी एक औरत साक्षी के पास आती है। आपके पास सब्जी तो बड़ी ताजी ताजी है, लेकिन इन्हें अभी लेने का क्या ही फायदा होगा? मुझे तो ये ताजी ताजी सब्जियां सुबह 5 बजे तक चाहिए होती हैं। वो मेरे पति सुबह 6 बजे काम पर जो निकल जाते हैं। बहन जी, आप हमें अपने घर का पता बता दीजिए। अगर आप रोज रोज हमसे सब्जियां लेंगी तो मैं रोज सुबह आपको 5 बजे से पहले ही सभी सब्जी आपके घर पर दे दूंगी। साक्षी उस औरत के घर का पता लेती है और अगले दिन सुबह तकरीबन 4 बजे उस औरत के घर जाकर उसे ताजी सब्जियां दे आती है। ये सब कर साक्षी को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने घर आती है। माँ जी, हम लोग सुबह से शाम तक अलग अलग जगह पर जाकर सब्जियां बेचकर दिन के मुश्किल से 500 से 600 रुपए ही कमा पाते हैं। हम किसी मोहल्ले को पकड़ लें और हर रोज उस मोहल्ले में सुबह सुबह जाकर सब्जियां बेचें तो हम काफी अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। मोहल्ले में तो हर कोई जॉब वाला होता है और सुबह 7 बजे तक सभी अपने जॉब के लिए निकल जाते हैं। तू कह तो सही रही है, इस मोहल्ले के लोग हमसे ही सब्जियां खरीदेंगे और उन्हें सब्जियां लेने कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। माँ जी, हम लोग सुबह 4 बजे मोहल्ले में सब्जियां बेचा करेंगे, जिससे घर की औरतें 6 बजे तक सब्जियां बना ले।
अगले दिन दोनों सास बहू सुबह के 3 बजे उठती हैं और 1 घंटे में तैयार होकर चाय पीकर अपने ठेले पर सारी ताजी ताजी सब्जियां रख लेती हैं और उन्हें बेचने के लिए एक मोहल्ले में निकल जाती हैं। सुबह सुबह का वक्त था, कोई गहरी नींद में सो रहा था तो कोई जॉब के लिए अपने घर से बाहर निकल रहा था। ठंड का मौसम भी हल्का हल्का शुरू हो चुका था, जिससे ठंडी ठंडी हवाएं दोनों सास बहू के शरीर पर किसी बर्फ के टुकड़े की तरह लग रही थी कि तभी मोहल्ले के कुछ कुत्ते उन दोनों सास बहू पर भौंकने लगते हैं। कुत्ते हम पर इस तरह क्यों भौंक रहे हैं? कहीं ये हमें काट तो नहीं लेंगे? थोड़ी देर में वो कुत्ते दोनों सास बहू के पीछे भागने लगते हैं। मधुबाला और साक्षी बड़ी मुश्किल से कुत्तों से अपना पीछा छुड़ा पाती है। इन कुत्तों से तो हमने पीछा छुड़ा लिया, लेकिन इस ठंड का क्या करेंगी? मेरी तो कुल्फी बन रही है। दोनों सास बहू अपनी साड़ी के पल्लू से अच्छे से खुद को कवर कर लेती हैं और सुबह सुबह चिल्ला चिल्ला कर लोगों को सब्जियां खरीदने के लिए बुलाने लगती हैं। ये क्या, हमारी मोहल्ले में सुबह 4 बजे सब्जियां बिक रही हैं? भला सुबह 4 बजे सब्जी कौन बेचता है? आप लोग सुबह सब्जी बनाने के लिए शाम को खरीदने के लिए मंडी जाती होंगी, इसलिए हमने सोचा कि हम सुबह सुबह आकर आपके मोहल्ले में सब्जियां बेचेंगे तो आपको सब्जियां लेने जाने की भी जरूरत नहीं होगी और सुबह सुबह ताजी सब्जियों से बना हुआ खाना भी खाने में स्वाद आता है। वैसे आपके पास सब्जी तो बड़ी ताजी है और काफी सारी भी है। एक काम करिए, मुझे आधी किलो लौकी और आधी किलो भिंडी दे दीजिए। जो लोग सुबह सुबह सैर जॉगिंग पर जाते हैं वो लोग दोनों सास बहू को अपने मोहल्ले में 4 बजे यूं सब्जी का ठेला लेकर घूमता देख उनके पास सब्जियां खरीदने रुक जाते हैं। अरे वाह, ये शलजम तो बड़ी फ्रेश लग रही है। अब से मैं रोज फ्रेश शलजम का जूस पीऊंगी। शलजम ही क्यों, ये लौकी, ये गाजर सब बिल्कुल ताजी है। इनका जूस पीने से आप और फिट हो जाएंगी। सुबह 4 बजे मोहल्ले में सब्जियां बेचने का दोनों सास बहू को फायदा तो हो रहा था। कोई सुबह ऑफिस जाने के लिए सब्जी खरीद रहा था तो कोई अपनी डाइट को मेंटेन करने के लिए ताजी सब्जी खरीद रहा था। लेकिन इस बीच मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दोनों सास बहू को सुबह सुबह सब्जी बेचता देख बिल्कुल भी खुश नहीं होते थे। सुबह 4 बजे हमारे मोहल्ले में सब्जियां बेचना जरूरी है क्या? तुम दोनों सास बहू की चिल्लाने की आवाज से रोज मेरी नींद खराब होती है। क्या गारंटी है कि ये दोनों बिल्कुल ताजी सब्जियां बेचती हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि हफ्तों पुरानी बासी सब्जियां बेच रही हूँ, इसीलिए मैं तो मॉल से ही सब्जी लाना सही समझती हूँ। सुना है इनकी सब्जियों में कभी कभी कीड़े भी निकल आते हैं। इतनी नेगेटिविटी के बाद भी कुछ लोग दोनों सास बहू से ही सब्जियां लेते हैं। कभी कभी दोनों सास बहू की सब्जियां बेचकर कमाई अच्छी होती तो कभी दोनों सास बहू बहुत कम ही पैसे कमा पाती। बहू, सुबह 4 बजे मोहल्ले में सब्जियां बेच बेच कर भी हमने बहुत कम पैसे ही इकट्ठा कर पाए हैं। ऐसे ही रहा तो हम विनीत का ऑपरेशन कैसे करवा पाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। सास बहू सुबह 4 बजे अपनी सब्जी का ठेला लेकर मोहल्ले में खड़ी होकर बात कर रही होती हैं कि तभी उनकी एक पुरानी ग्राहक उनके पास आती है। काकी, आज तो बड़ी परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? ग्राहक के पूछने पर मधुबाला, साक्षी उसे सारी बात बताते हैं, जिससे अच्छा तो ये बात है, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप सब्जियों में कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। जैसे अगर कोई कस्टमर 5 किलो आलू लेगा तो आप उसे उसके साथ 10 रुपए की हरी मिर्च, धनिया या कोई सस्ती सी सब्जी दे दीजिए। लेकिन ऐसे तो हमारा ही नुकसान होगा। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप यहाँ बोर्ड लगा दीजिए और माइक के साथ बोलिए, 5 किलो की सब्जी लेने पर ग्राहक को ये दिया जाएगा। इससे लोग आपसे थोड़ी बहुत सब्जी लेने के बजाय ढेर सारी सब्जियां लेने लगेंगे। और हाँ, इसी के साथ आप अगर ये करेंगी तो इससे तो आसपास के मोहल्ले के लोग भी आपसे सब्जियां लेने आया करेंगे। उस ग्राहक की बात सुन दोनों सास बहू और ऐसे ही करती हैं और देखते ही देखते जो सब्जियां उनके खत्म होने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता था, वो सब्जियां डिस्काउंट के चलते आधे घंटे में खत्म हो जाती हैं। इसी के साथ अब दोनों सास बहू अपने ठेले पर एक माइक लगा लेती हैं और माइक में बोल बोल कर कस्टमर को सब्जियां लेने के लिए बुलाती हैं। आइए आइए, ताजी ताजी सब्जियां ले लीजिए। 3 किलो टमाटर पर धनिया और 5 किलो आलू पर आधी किलो लौकी फ्री में ले जाइए। माइक की वजह से अपने घरों में सो रहे काफी सारे लोग सब्जी लेने के लिए आते हैं। अब दोनों सास बहू समय रहते ऑपरेशन के बाकी पैसे जोड़ लेते हैं और जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाते हैं। माँ जी, मैंने सोचा नहीं था कि मोहल्ले में सुबह 4 बजे सब्जियां बेचकर हम विनीत जी का भी ऑपरेशन करवा पाएंगे। ये सिर्फ हमारी मेहनत का फल है जो भगवान ने हमें दिया है। विनीत ठीक होते ही अपनी पत्नी और माँ के साथ सुबह 4 बजे मोहल्ले में सब्जियां बेचने के लिए जाता है। धीरे धीरे कर दोनों सास बहू 2 और ठेले ले लेते हैं और अलग अलग ठेलों पर अलग अलग मोहल्ले में जाकर सुबह 4 बजे सब्जियां बेचते हैं, जिससे उनकी माली हालत ठीक होने लगती है।
हर दिन मैं तुम्हें मिलती हूँ पर मुझे छील के खाने पड़ता है। हरी भी हो सकती हूँ और कभी कभी लाल भी, खाने में स्वाद बढ़ा देती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी शिमला मिर्च, ऑप्शन सी लौकी, ऑप्शन डी भिंडी। पांचों बहुएं अब एक साथ एक जैसा ही सोचती हैं और नदी के पास ही अपना ससुराल बनाने लगती हैं। पांचों बहुएं मिलकर कहीं से तिरपाल लगाती हैं, पर नदी के पास बहुत हवा चल रही होती है, जिसे उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। ये हवाएं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे रे वो देखो, हमारा सामान उड़ रहा है, कोई पकड़ो। दीदी मैंने तिरपाल पकड़ रखा है, आप पकड़ लो। ऐसे तो काम नहीं होने वाला है। हमें पहले यहाँ पर लंबा सा डंडा काफी अंदर तक गाड़ना पड़ेगा, तभी हम उस पर अपना तिरपाल टिका सकते हैं। और हम तिरपाल पर सूखी घास की चटाई बना देंगे, जिससे कि तिरपाल पर वजन हो और वो उड़े ना। तो रुके क्यों हो, लग जाओ ना काम पर। सेठ जी आप ऐसे मत करिए, हम आपके पूरे पैसे चुका देंगे। आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। अगर आप हमें घर से बाहर निकाल देंगे तो ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? हमारे बारे में तो सोचिए। तुम लोगों के बारे में सोचना ये मेरा काम नहीं है। मेरे पैसे नहीं मिले मुझे और ब्याज भी इतना हो गया है। जितना समय देना था मुझे वो मैंने दे दिया है। नहीं नहीं ऐसे मत करिए, हम लोग आपके पूरे पैसे दे देंगे। देखिए हमें पता है कि आप इसीलिए गुस्सा हो रहे हो क्योंकि आपको आपके पैसे नहीं मिले, लेकिन ये भी तो सोचिए अगर हमारे सर पर छत ही नहीं होगी तो ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? अरे ये क्या, पूरे परिवार ने नाटक बना रखा है। जब समय था कर्जा चुकाने का तब तो तुम लोगों से कर्जा नहीं चुकाया गया। अब मैं अपना कर्जा वसूलने के लिए घर खाली करवा रहा हूँ तो तुम सब मेरे हाथ पैर जोड़ रहे हो। मेरे आगे हाथ पैर जोड़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुकुंद किसी की नहीं सुनता और पांचों बहुओं को उनके पतियों के साथ घर से निकाल देता है, जिसके बाद पांचों बहुएं अनीता, पूनम, खुशी, दिया और सलोनी आसपास के घर में जाकर किराए पर घर के लिए बात करने लगती हैं। बहन जी आपका इतना बड़ा घर है, आप हमें बस एक कमरा किराए पर दे दीजिए। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हम हर महीने आपको आपका किराया भी देते रहेंगे। कोई पागल ही होगा जो तुम लोगों को अपना घर किराए पर दे। अरे वो सुधीर और संजय की हरकतें सब अच्छे से जानते हैं। दिन रात नशे में धुत होकर बस गालियां देना, किसी से बहस करना यही आता है, और तुम लोगों को किराए पर घर देने का यही मतलब है कि मुसीबत को आमंत्रित करना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें पता है कि वो कैसे हैं, लेकिन हम इस बात के लिए वादा करते हैं कि वो अब कोई ड्रामा नहीं करेंगे। अरे पीने वालों को आज तक कोई रोक पाया है क्या? जाओ यहाँ से, कोई घर नहीं मिलेगा। इतनी जगह घर की तलाश करने के बाद भी उन्हें कहीं पर भी घर नहीं मिलता है, जिस वजह से वो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और ऐसे ही पूरा परिवार एक साथ चलते चलते गांव से बाहर आ जाता है, जहां एक काफी बड़ी नदी होती है और आसपास कोई घर भी नहीं होता है। हम लोग यहाँ तो रह ही सकते हैं ना? देखने से तो यही पता चल रहा है कि यहाँ ना कोई रहता है और ना ही कोई आता जाता है। इसका मतलब यहाँ किसी की कोई जमीन नहीं है। हम यहाँ अपना कुछ जुगाड़ करके रह सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? अरे नदी के पास कोई कैसे रह सकता है? आसपास किसी का घर नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? नदी के पास किसी का घर होता ही नहीं है। मुझे पता है, लेकिन ये बात क्या आपको नहीं पता कि हम सब कैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? हमारे पास सर पे छत तक नहीं है। जब हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है तो यहाँ रहने में क्या परेशानी है? भाभी, यहाँ रहने में परेशानी ही परेशानी है। यहाँ हमें कोई काम भी नहीं मिलेगा और गांव से दूर नदी है, तो साग सब्जी भी हमें यहाँ नहीं मिल पाएगी। हम छोटी छोटी चीजों के लिए गांव तो जाना ही पड़ेगा ना। हम गांव से इतना दूर आ गए हैं, अब यहाँ से भी हम कहीं जाएंगे तो भटकते ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी हमें मुफ्त में तो कहीं रहने देगा नहीं ना। और हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो अब हम यहीं रहेंगे। पांचों बहुएं अब एक साथ एक जैसा ही सोचती हैं और नदी के पास ही अपना ससुराल बनाने लगती हैं। पांचों बहुएं मिलकर कहीं से तिरपाल लगाती हैं, पर नदी के पास बहुत हवा चल रही होती है, जिसे उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। ये हवाएं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अरे अरे वो देखो, हमारा सामान उड़ रहा है, कोई पकड़ो। दीदी मैंने तिरपाल पकड़ रखा है, आप पकड़ लो। ऐसे भी तो काम नहीं होने वाला है। हमें पहले यहाँ एक लंबा सा डंडा काफी अंदर तक गाड़ना पड़ेगा, तभी हम उस पर अपना तिरपाल टिका सकेंगे। और हम तिरपाल पर सूखी घास की चटाई बना देंगे, जिससे कि तिरपाल पर वजन हो और वो उड़े ना। तो रुके क्यों हो, लग जाओ ना काम पर। पांचों बहुएं फिर से हिम्मत करती हैं और तिरपाल डंडे गाड़ कर उस पर तिरपाल बिछाती हैं। तिरपाल के ऊपर खुशी घास की मोटी सी चटाई बिछाने लगती है। दीदी मोटी वाली सुई दे दो, मैं तिरपाल और चटाई को एक में ही जोड़ देती हूँ। खुशी रुक जाओ, हम चटाई और तिरपाल को बस छत की तरह ही नहीं दीवार भी बनाएंगे, ताकि हम अंदर आराम से रहें।
काफी देर तक मेहनत करने के बाद पांचों बहुओं ने मिलकर नदी के पास अपना ससुराल वाला घर बना दिया था, जिसे देखकर उनके पति भी हैरान थे। ये तो आप लोगों ने इतनी मेहनत से बना लिया, लेकिन अब इसके आगे आप सबका जुगाड़ नहीं चल पाएगा, क्योंकि खाने को सब्जियां वगैरह कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो कोई करने को काम भी नहीं है। आप सब इस बात से जरूर खुश हो जाइए कि अब हमारे सिर पर छत है, लेकिन बस छत होने से पेट नहीं भरता है। पांचों पति इस बात से तो खुश थे, लेकिन वो इस बात से भी परेशान थे कि अब अपना पेट कैसे पालेंगे। पांचों पति आराम से सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह पांचों बहुएं जल्दी उठकर अपने नदी के पास वाले घर के बाहर ही मिट्टी को खोदने लगती हैं। हमारे पति सही ही कह रहे थे कि यहाँ से गांव दूर है और काम भी नहीं है अभी हमारे पतियों के पास, इसीलिए हमें नदी के पास ही खेती करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर पानी भी जल्दी मिल जाएगा। और रही बात बीज की, तो आज ही शाम हम बस बीज के लिए एक बार गांव चले जाएंगे। तभी अनीता नदी से कुछ शंख उठाकर लाती है और चारों को दिखाते हुए कहती है, ये देखो, मुझे नदी से शंख मिले। पता है, शादी से पहले मैं अपनी माँ के साथ नदी से ऐसे ही शंख लाती थी और उनसे चूड़ियाँ बनाती थी। शंख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो ये हम अब भी कर सकते हैं ना? तुम तीनों यहाँ मिट्टी को थोड़ा मस लो, ताकि अब हम इसमें सब्जियाँ उगा सकें। मैं और खुशी जाकर नदी से शंख इकट्ठा कर लेते हैं। खुशी और सलोनी तुरंत नदी से शंख इकट्ठा करने लगती हैं। उन्हें काफी सारे शंख भी मिल जाते हैं, साथ ही काफी मछलियाँ भी पकड़ती हैं। कितनी सुंदर सुंदर शंख है ये तो। इनकी चूड़ियाँ भी कितनी ज्यादा सुंदर लगेंगी ना। हाँ, हमने काफी सारी मछलियाँ पकड़ ली हैं। चलो घर चलकर दिखाते हैं सबको। अब हमारे पास खाने के लिए भी मछलियाँ हैं और हम इन्हें बेच भी सकते हैं। काफी सारे शंख और मछलियां इकट्ठा करने के बाद जब वो घर आते हैं तो उनके पति एक तरफ बैठे होते हैं और बाकी की तीनों बहुएं सूखी घास से सुंदर सुंदर चटाई बना रही होती हैं। अरे, आप ये चटाई क्यों बना रहे हैं? चटाई का सारा काम तो हो गया है ना। और देखिए, हमने नदी से कितनी सारी मछलियाँ भी पकड़ी हैं। चटाई का अब हमें तो कोई भी इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हम ये बाजार में जाकर तो बेच ही सकते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप पांचों को बहुत आसान लगता है पैसे कमाना, लेकिन इतना भी आसान नहीं है पैसे कमाना। कोई भी चटाई नहीं लेने वाला है। देखिए, हमारे साथ पहले ही इतना बुरा हो गया है। ठंड के मौसम में हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे। इतना अच्छा हुआ कि अब हमारे सर पर छत तो है, और पैसे आने का जब कोई साधन ही नहीं है तो कोशिश करने में क्या जा रहा है। रहने दो, आप पांचों को हमारे जुगाड़ नहीं दिख रहे हैं ना। कोई बात नहीं। खुशी, तुम बताओ हमें कि शंख की चूड़ियाँ कैसे बनती हैं? हम ये चूड़ियाँ भी बाजार में बेचने के लिए ले जाएंगे। पहले तो हमें शंख को बीच से काटना है, ताकि हम इस छिलनी की तरह इस्तेमाल कर सकें, और बाकी की शंख को चूड़ी का आकार देकर उसमें डिजाइन करके, जिससे शंख की चूड़ी तैयार हो जाएगी। आज रात के खाने में सबके लिए मछली बना देंगे और कुछ मछलियाँ बेचकर थोड़ा चावल भी ले आएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। पांचों जुगाड़ू बहुएं फिर से अपने जुगाड़ में लग जाती हैं और शाम के समय बाजार में जाकर पांचों चटाई, मछली और शंख से बनाई चूड़ियां बेचने लगती हैं। अरे वाह, ये शंख की चूड़ियां है ना? जी हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। आप मेरे लिए 1 दर्जन पैक कर दो। बहन जी, ये चटाई भी पैक कर दो। 10-20 रुपए की ही है। हाँ हाँ, कर दो। इतनी सुंदर चटाई बस 20 रुपए में ही है। कर दो ये भी। मछलियाँ भी 1 किलो दे देना। अब इसी तरह पांचों बहुएं शंख की चूड़ियां, मछलियां और चटाई बेचने लगती हैं। साथ ही नदी के पास जो उनका छोटा सा खेत है उसमें ही साग सब्जी भी उगाती हैं। ऐसे ही एक शाम दिया ने साग बनाया होता है। अरे वाह, आज साग बनाया है क्या तुमने? हाँ, साग बनाया है। हमारे छोटे से खेत में तो काफी साग हो गया है। कल को हम साग भी थोड़ा बेच देंगे, जिससे थोड़ा आटा खरीद लेंगे। पांचों बहुएं बात कर रही होती हैं, तभी उनके पति आते हैं। हमें माफ कर दो। इतने दिनों से हम आप सबके जुगाड़ पर ही हंस रहे थे, लेकिन पांचों बहुओं के जुगाड़ वाले नदी के घर की वजह से और आप पांचों की वजह से ही अब तक हम अपना पेट भर रहे हैं। हमारे सिर पर छत है। अरे, मैं तो नशा करता हूँ, लेकिन आज आप पांचों ने आंखें खोल दी। कोई बात नहीं, अगर हम सब ही कोई ना कोई काम पकड़ लें तो हमारे बुरे दिन अच्छे में जरूर बदल जाएंगे। इसी के साथ अब पांचों पति भी अपनी पत्नियों की मदद करने लगते हैं और फिर सब एक साथ खुश रहते हैं। एक नदी जो पावन, पवित्र और निर्मल भारत के हर कोने को दे अपने संजीवन जल, पहाड़ों से निकलती है, समंदर तक जाती है, सबके पापों को धोते हुए बह जाती। सोचो और बताओ कौन सी है ये नदी अपनी? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी कृष्णा नदी। अगर दोस्तों आप इस पहेली का आंसर जानते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।